सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि आप सबके फीडबैक्स आते हैं को रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से पीवाईक्यू का एनालिसिस करना चाहिए, किस तरीके से चैप्टर्स को गो थ्रू करना चाहिए, तो उन सारी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ये एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ पॉलिटी के प्रीएम्बल चैप्टर की। तो सबसे पहले तो हम पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे कि क्या आइडियल तरीका होता है इसको देखने का। बेसिकली समझेंगे ही पूरे चैप्टर को जैसे स्टडी किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में 5-6 ईयर्स में, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ उसकी एनालिसिस के बेसिस पे ना सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस के बेसिस पे दोबारा जल्दी से रिविजिट करेंगे कि एक बार जब आप किसी चैप्टर को गो थ्रू करते हो, क्या आइडियल तरीका है गो थ्रू करने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाने का, पीवाईक्यू के एनालिसिस करने का, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे अपने रिवीजन करने का। क्योंकि जो फाइनल नोट्स होते हैं एग्जाम डे से पहले कि वो एक एक लाइन फिर से नहीं पढ़ी जा सकती, तो वो रिवीजन कैसे होना चाहिए, वो रिवीजन के नोट्स कैसे होने चाहिए, हाईलाइट कैसे होना चाहिए बुक में, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। ठीक है, तो ये प्रेम्बल का चैप्टर है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेम्बल यहाँ से हमने लक्ष्मीकांत से पीडीएफ ली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रियम्बल का आइडिया है वो सबसे पहले इंडिया में नहीं है, सबसे पहले आया था यूएस में। क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत यूएसए से हुई थी। तो यूएसए में कहा क्या जाता है कि जब प्रियम्बल वॉक्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ क्या है, प्रियम्बल वॉक्स अलोंग साइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूएसए में ऐसा कहा जाता है कि प्रियम्बल पहले चलता है, बाद में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, तो एनीवे ये सब तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब बेसिकली बेसिक फंडा हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रेम्बल है क्या। प्रेम्बल क्या होता है कि एक ओवरव्यू होता है। जैसे होता है ना कि आप किसी बुक को पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं या कोई मैच को पूरा नहीं देखना चाहते, तो एक समरी बता दी जाती है कि समरी में भाई टॉप स्कोरर ये रहा, सबसे ज़्यादा विकेट इसने दिए, जीता कौन, हरा कौन, एक मोटी मोटी चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए। वो इंडेक्स नहीं होता है। इंडेक्स में भी तो क्या होगा, स्कोर कार्ड, हर बैट्समैन ने कितना बनाया, हर बॉलर ने कितना दिया, वो नहीं, वो अलग है इंडेक्स। एक रफ समरी कि मैक्सिमम स्कोर किसने किया, या टॉप 2 स्कोरर और टॉप 2 बेस्ट बॉलर्स। तो इस टाइप की चीज़ें आनी चाहिए आपके प्रियम्बल में। तो ये प्रियम्बल सिग्निफाई करता है। तो इतना तो हमें एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्या होता है प्रियम्बल। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल, तो ये तो हमने पता ही, अभी हमने पढ़ा। इन मेनी कंट्रीज, ठीक है, मेनी कंट्रीज में क्या होता है कि मेनी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस, तो ये तो बात ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, द टर्म प्रियम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस, वही कि क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है। अब उसमें समरी दी होती है कि एसेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। अब पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ थियोलॉजी है, ठीक है, जो स्टेट रिलीजन है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, सेकुलरिज्म वहाँ नहीं फॉलो होता है। तो एक समरी बेसिकली पता चल जाती है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को देख के कि भाई इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहा होगा। ठीक है, जोर किस चीज़ पे ज़्यादा है। अब देखो, जैसे ये सारी चीज़ें कि पालखी वाला जो एमिनेंस जूरिस्ट थे, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में एक कमेंट्री दी कि इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे एज सच प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब मेंस लिखोगे, हाँ, तो ऐसी चीज़ें जो जुमले इस टाइप के होते हैं वो डालने ज़रूरी होते हैं। तो फिलहाल अगर हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब मेंस आएगा तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करने। ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो 0.25 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस इतना। अब ऐसा भी नहीं कि हर टॉपिक के 4-4 आपने जुमले ही रट लिए। हर टॉपिक का आपके पास एक या दो, मैक्सिमम दो अगर होंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेम्बल का ही क्वेश्चन आ गया इसमें, तो बस पालकी वाला का आपने ये स्टेटमेंट डाल दिया, आपका काम चल जाएगा कि इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो पूछी जाती है, जिससे क्वेश्चन बनता है कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। और यहाँ तक की डेट तक पूछ ली जाती है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको याद ही होगा कि प्रेम्बल, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट क्या थी, 13 दिसंबर 1946। तो इतनी फैक्चुअल चीज़ें कभी, मतलब थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ज़्यादातर तो यूपीएससी कंसेप्चुअल पूछता है, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि प्रेम्बल किस पे बेस्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ने किया था, नेहरू जी ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। ठीक, अब हमें पता है कि प्रेम्बल आज तक अमेंडेड एक ही बार हुआ है। कब हुआ है, जब क्या लगी थी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1976, और उस समय 3 वर्ड्स ऐड किए थे। कौन से 3 वर्ड्स थे वो, एसएसआई। मैं इसको ये भी बोलता हूँ कि आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, आईएसएस। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वही है कि 3 वर्ड्स ऐड किए थे। कौन कौन से 3 वर्ड्स थे वो, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक, तो ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 1976 में, 42nd अमेंडमेंट ऐड करके, या सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये याद रखना, एक ही बार अमेंड हुआ है प्रियम्बल हमारा।
तो इतने से एरिया से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अब ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं कहूँ कि इस पूरे प्रियम्बल के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ये पूरा टेक्स्ट ही है। इसमें से हर एक जो लाइन है वहां से क्वेश्चन बन सकते नहीं, बन चुके हैं, कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। क्या कहता है ये टेक्स्ट कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all of its citizens। अब देखो 2021 का प्रीलिम्स अगर आप गो थ्रू करोगे तो यही लाइनें तीन एक साथ दे दी थी। पूछ दिया था कि 26, जहाँ तक मुझे याद है 26 जनवरी 1950 में भारत का जो प्रियम्बल था उसका स्टेटस क्या था। अब 5 ऑप्शन दिए थे, तो अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया है कि नहीं ये भी पूछा जा चुका है। अब इसके बाद अब जैसे यहाँ पे बोलता है ना कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है प्रियम्बल में, अब यहाँ लिखा है जस्टिस, और जस्टिस भी किस टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रियम्बल में जो जस्टिस की चर्चा है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन। तो तीन चीजें तो लिखी होंगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, चौथा ऑप्शन वो बना देगा मान लीजिए एनवायरमेंटल। तो ना सिर्फ ऊपर ऊपर से ये पूरे बॉक्स को इन डेप्थ पढ़ के जानना है कि हमें पता होना चाहिए कि तीन तरीके की जस्टिस की बात है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, क्योंकि चौथा रॉन्ग ऑप्शन सेट होगा और वही हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसी तरीके से लिबर्टी के ये चारों पॉइंट जो है घूम घूम के पूछे जाते हैं, ना सिर्फ यूपीएससी स्टेट पीसीएस में भी, कि ये पांचों वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। लिबर्टी किस चीज की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कोई एक वर्ड, कोई दो वर्ड मतलब वो घुमा के पूछ देता है नॉट करेक्ट, तो बाकी सब तो करेक्ट होंगे, कोई एक नॉट करेक्ट वाला दे देगा। तीसरा क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अभी आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि जस्टिस, ये जो प्रियम्बल में हमने डाला है ये पॉइंट, ये कहाँ से लिया, लिबर्टी कहाँ से ली। तो देखो ये हमको याद करने के तरीके पता होना चाहिए। हमें पता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और आगे अभी देखेंगे फ्रेटर्निटी, तो हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो फ्रांस से हमने लिया है। लेकिन जो जस्टिस है इसको याद करने का एक ही तरीका है। हमें पता है 1947 से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, 1947 से करंट तक, आज तक एक ही देश है जिसने हमारे साथ बराबर न्याय किया है, और उस देश का नाम है रशिया। तो हमें याद रखना है कि जो जस्टिस है वो हमारे साथ आज तक सिर्फ और सिर्फ रशिया ने किया है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से याद करना जरूरी, क्योंकि ये भी पूछ दिया जाता है कौन सी चीज किस नेशन से इंस्पायर होके हमने इम्बाइब की है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इतना हमें समझ में आ गया कि इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ आप देख रहे हो फिर आता है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन है कौन से हैं। तो डिग्निटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछेगा। ठीक, उसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी हमने पीछे पढ़ा था कैसे ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इतनी चीजें, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें पता ही होनी चाहिए। और पीवाईक्यू का एनालिसिस आप करोगे तो एक बार यही पूछ लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो, मतलब ये प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है वो डेट मेंशन कौन सी है, तो वो यहाँ भी पूछ लिया गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो ये डेट हमें पता होनी चाहिए कि प्रियम्बल में ही ये डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949। अब इसको करंट से लिंक करके भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी डेट को अब कॉन्स्टिट्यूशन डे भी घोषित कर दिया है ना, करंट गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने। तो इसीलिए, और इस पे हो हल्ला तो मच ही रहा है, एक दो साल से संविधान बचाना है, पक्ष भी विपक्ष भी, आपको पता है बहुत ज्यादा डिबेट मच रहा है। तो हो ना हो तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इसके आगे की चीजें देखते हैं जो कंसेप्चुअल है। अब प्रियम्बल क्या क्या है, देखो प्रियम्बल तो हमारे लिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कह रहा है ना, प्रियम्बल 5 चीजें हमारे कंपोनेंट्स को बनाता है, रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स। तो वो क्या है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता रहा है कि प्रियम्बल कह रहा है कि डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल, ना सिर्फ प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, वी द पीपल। यही तो लिखा है, पहली लाइन ही क्या है कि ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वही बात है कि ये अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करेगा, पीपल ऑफ इंडिया से, ना सिर्फ प्रियम्बल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फिर ये भी बताता है कि ये हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, हमारा स्टेट कैसा है। ये देखो लिखा है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो यही मतलब है कि हमारा स्टेट का नेचर कैसा है, ऐसा ही है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये जो की वर्ड्स हैं इनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ ही लिया, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी। और अडॉप्ट कब हुआ, यही चीज़ है। उसी चीज़ को फिर से फर्दर सब्सटेंशिएट किया है जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा, और कुछ नहीं है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, कीवर्ड्स पे आते हैं। कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल क्या है, सॉवरेन और ये वाली बात। अब देखो सॉवरेन वर्ड क्या होता है पहले तो ये समझ लो, और करंट गवर्नमेंट को सॉवरेनिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। आपने कई बार मोदी जी के मुंह से स्पीचेस में सुना होगा सॉवरेन सॉवरेन, तो इसीलिए सॉवरेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आगे हम देखेंगे। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब कि अगर कोई डिसीजन, जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी नेशन किसी और के दबाव में ना ले, इंडिपेंडेंटली ले। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा नेटो के कई देश हैं, यूएस जो दबाव डाल देता है तो फिर वो उसके सैटेलाइट स्टेट की तरह काम करते हैं, है ना। मतलब हिंदी में बोल देते हैं, अच्छा तो नहीं लगता, शालीन भाषा की बोलते नहीं कि फला देश उसकी गोद में जाके बैठ गया है। जैसे यूएस जो बोल देता है तो नेटो के, अभी जैसे ग्रीनलैंड ही देख लो, उसने बोला ट्रंप ने कि भाई ये तो हम हथिया के रहेंगे, तो ग्रीनलैंड ने बोला ठीक है हम अपने यहाँ पे चुनाव करा के पूछ लेंगे, रेफरेंडम करा लेंगे, अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है हम दे देंगे यूएस को वो वाला पार्ट। तो इसका मतलब फिर वो सॉवरेन नेशन नहीं रहा, उसकी खुद की कोई डिसीजन मेकिंग तो है नहीं, यूएस जो कहेगा वो वैसे ही करेगा। अब जैसे इंडिया है, यूएस कुछ भी कहे, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो ये होती है सोवरेनिटी। लेकिन कभी कभी पिछले जो ट्रंप के कार्यकाल में ट्रंप ने बोला तो फिर हमने ईरान से नहीं खरीदा, तो इसका मतलब हमारे सोवरेन क्रेडेंशियल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ गए, कि इसका मतलब ट्रंप जो कहेगा अब उस हिसाब से हमारी नीति बनेगी क्या। तो रशिया के केस में हमने तो डिनाई कर दिया, और तब प्रेसिडेंसी बाइडेन की थी, तो ये होती है सोवरेनिटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर पे आप पे काम न करे और आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लें अपने देश के लिए, तो उसको बोलते हैं सोवरेनिटी, सोवरेन नेशन। ठीक है, तो इतनी चीजें बाय एंड लार्ज हमें पता होनी चाहिए। अब देखो कई बार क्या होता है, ये तो हम समझ गए कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब इंडिया यूएन में भी मेंबर है, तो यूएन अगर कभी कोई हमने क्लॉज मान लो साइन किया है, चाहे डब्ल्यूएचओ के एग्रीमेंट या कुछ, अगर यूएन में हम कहीं कुछ चीज़ों को साइन करने की वजह से किसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमने अपनी जो सोवरेनिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, ये बातें एक्सप्लिसिटली यहाँ लिखी, देखो यहाँ पे भी है कि इंडिया की जो मेंबरशिप है इन द यूनाइटेड नेशंस, ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती कोई लिमिटेशन ऑन सॉवरेनिटी। ये मतलब नहीं कि अगर हम यूएन के मेंबर हैं तो हम अपनी संप्रभुता से कोई भी वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि यूएन बार बार बोलता है ना कि कश्मीर पे कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, आपको पता है, क्योंकि यूएस का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यूएन कोई टिप्पणी करेगा तो हम उसको मान ही लेंगे। कश्मीर के मुद्दे पे हम एडमेंट रहते हैं कि हम रिजेक्ट कर देते हैं यूएन के जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है हमारे फेवर में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते हैं। उसी तरीके से भारत कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, आपको पता होगा जितने भी लोग गुलाम रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जब गुलामी से आज़ादी मिली तो उन सबको एक नया ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, उनमें ज्वाइन कर लिया। तो भले ही हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब इंग्लैंड जो बोलेगा हम वही करेंगे। तो ये सारी बातें भी मेंशन है भाई। टेक्सटुअल या कंटेक्चुअल टाइप के स्टेटमेंट बना के भी पूछा जा सकता है कि अगर हम कॉमनवेल्थ के में पार्ट हैं तो क्या ये हमारी सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है, तो जवाब होगा नहीं। पता है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो उस रेफरेंस में हमको ये समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सोशलिस्ट वर्ड। अब देखो सोशलिस्ट वर्ड हमें पता है कि बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट करके, अभी हमने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट में, ठीक, तो तीन वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये पहले तो सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट में आया, तो इतनी बात हमें पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि सोशलिस्ट वर्ड नहीं आया तो सोशलिज्म नहीं था, पहले भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल थे वो थे कहाँ, डीपीएसपी में थे। बोला था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, सोशलिज्म है कि किसी एक आदमी के पास, 1% के पास, जो टॉप रिचेस्ट पीपल है उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और हर चीज़ का सरकारीकरण करना शुरू कर दिया था ना, राष्ट्रीयकरण। तो वो उसीलिए वो दिख ही रहा था सोशलिस्ट टेंडेंसी शुरू से ही। इवन नेहरू जी जो शुरू में बोले थे ना स्टेट लेड इंडस्ट्रीज होंगी, प्राइवेट और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाला फॉर्मूला चल रहा था, तो वो सारी पॉलिसीज जो थी इकोनॉमिक, वो एक तरीके से सोशलिज्म को ही थी, क्योंकि हम फॉलो भी रशिया को कर रहे थे। ठीक है, वही मतलब होता है सोशलिज्म। लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए क्या इंडिया सोशलिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है, तो हमेशा हमारा जवाब क्या होगा, इंडिया नीदर कंप्लीटली सोशलिस्ट है नीदर कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है। हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमारे यहाँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी हैं, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिज्म के जो फीचर्स हैं वो भी हैं, क्योंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी तो जोर देते हैं। लेकिन सोशलिज्म कैसे, तो हमारी जो वेलफेयर स्कीम से आपने देखा कि जितने भी गरीब हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना है, आयुष्मान भारत देनी, टॉयलेट देनी, पीएम आवास के घर देना है, घर से जल नल देना है। तो वो सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं, सोशलिस्ट टेंडेंसी। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली चीज़ें वो क्या दिखा रही हैं, जैसे अब एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह, 1 लाख से ऊपर हो गए जो भी।
तो ये सब क्या दिखा रहा है, कैपिटलिस्ट टेंडेंसी। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे ये 2, 3 ये सब करके दे रखे हैं ना, चाहोगे तो पढ़ लो, इन सबसे सवाल नहीं बनता, तो ये हमारे लिए एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ये बस एड ऑन इन्फॉर्मेशन है जो आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, बट प्री में फैक्चुअल स्टेटमेंट इनसे नहीं बनने वाला है। तो आप चाहो फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो तो पढ़ सकते हो, उसके बाद इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये बात हो गई सोशलिस्ट की। अब देखिए सोशलिस्ट में हम पढ़ रहे थे, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट, तो वही है, अब तो संविधान में संशोधन करके अलग से डाल ही दिया गया है, ठीक है। फिर कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड, तो कांग्रेस ने भी अपना रेजोल्यूशन, तो कांग्रेस तो सोशलिस्ट पार्टी बोली ही जाती है, वो अपने क्रेडेंशियल्स को बोलती है कि हम सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है, इंडियन ब्रांड ऑफ जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब देखो फर्क क्या होता है, एक होता है स्टेट लेड सोशलिज्म। स्टेट लेड मतलब, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, पूरे देश, जैसे कि रशिया में, जैसे कि चाइना में। चाइना तो खैर वो हो गया है, कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। मेन रशिया वाला जो यूएसएसआर का था ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो वहां पे स्टेट ही डिसाइड करेगा कि भाई सबकी जो कमाई है उसके बाद उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा, तो वो होता है स्टेट लेड सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, वही एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाली चीज जैसे कि मैंने अभी बताई। तो इसमें क्या होता है, डेमो इसमें पढ़िए, ये कोई कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, बट ये क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स। तो ये कम्युनिस्टिक में क्या होता है कि इन्वॉल्व करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही जो रशिया में हुआ था। वहां पे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रही नहीं है, रहेगी ही नहीं, सारी चीजों को सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। लेकिन हमें पता 1991 में यूएसआर कोलैप्स कर गया, तो ये मॉडल उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसका उल्टा। यहाँ पे क्या होता है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी फ्लरिश करने देंगे, और साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें लगेंगी कि भाई यहाँ तो प्राइवेट जो है बिल्कुल सोचेगा ही नहीं गरीब जनता के बारे में, तो उन चीज़ों को हमेशा सरकार अपने हाथ में रखेगी। जैसे आपने देखा जियो ने एकदम मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, अब दे दनादन टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीएसएनएल को रिवाइव कर रही है। अब गवर्नमेंट पुश कर रही है बीएसएनएल को रिवाइवल, तो देखा होगा आपने, तो फिर ना चाहते हुए भी ये जियो वाले और ये अपने टैरिफ थोड़े से कम कर रहे हैं, या थोड़े और जो अपने प्लान्स हैं वो लिबरल बना रहे हैं। नहीं तो एकदम से स्काई रॉकेट होते जा रहे थे, हर 2-3 महीने में इनके प्लान्स बढ़ते जा रहे थे। तो वही बात होती है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं रखेगी, तो प्राइवेट की तो मोनोपोलिस्ट, जैसे ही मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज होगी, तो वो तो आपका क्या करने लगेंगे, शोषण करने लगेंगे गरीब जनता का। तो वही बात होती है कि एक फाइन बैलेंस बिठाना होता है, हमें प्राइवेट भी चाहिए, हमें गवर्नमेंट भी चाहिए। प्राइवेट चाहिए एफिशिएंसी के लिए, गवर्नमेंट चाहिए वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज के लिए, जब तक पूरे ही मतलब 95% जो देश है उसका एक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझ रहे हो, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है कि जो लोग खुद से समर्थ हैं, खुद ही से बिजनेस कर सकते हैं, वो कर लें। जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का यही काम है। क्या काम है कि पॉवर्टी को खत्म करे, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी। अब आपको पता होगा पहले कोई पोलियो का टीका लगाने जाता था तो उसी को मार के भगा देते थे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सोशलिज्म है ये ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म है एंड गांधीज्म है। अब मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म कह रहा है कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। गांधीज्म क्या कह रहा है, तो गांधी जी का तो पता ही है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री की अगर और दूसरी बात, गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल है कि उनको कैपिटलिस्ट से दिक्कत नहीं, बस दिक्कत वो ये है कि कैपिटलिस्ट के पास जो बहुत सारा प्रॉफिट है, वो उसमें से समाज के कल्याण के लिए भी कुछ लगा दे, वही सीएसआर एक्टिविटी। तो सीएसआर इज इक्वल टू गांधी ट्रस्टीशिप। तो हमारे पास इसका फाइन ब्लेंड है कि बहुत ही ज्यादा गरीब हो तो तुम्हें घर भी देंगे, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा छोड़ के रोटी कपड़ा मकान में सभी कुछ दे रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। ये बात है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, तो इससे क्या होता है कि हमारे सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ठीक है, हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी प्योरली सोशलिस्टिक पॉलिसीज नहीं है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब देखो ये वर्ड जरा ध्यान से समझना, सेक्युलर, एक तो इस पे बवाल ज्यादा होता है, हमें बवाल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सब पॉलिटिक्स का मुद्दा है। हमारे जो मुद्दा है वो बस जितना हमारी किताब में दिया है उससे ज्यादा प्रेजेंस में काम नहीं आने वाला। पहली बात, सेकुलरिज्म कहाँ पे कब ऐड किया गया था, ये भी 42nd अमेंडमेंट करके 1976। अब देखो 2021 में ये सवाल आया था कि भारत का स्टेटस कैसा था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। अब मैंने देखा सेंटर से बाहर आके कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यार 26 जनवरी 1950 में तो भारत सेकुलर होगा। तो उसका रीजन उसने बड़ा अच्छा दिया बच्चे ने, उसने कहा नेहरू जी तो सेकुलर थे, तो फिर देश का संविधान भी सेकुलर रहा होगा। तो इस टाइप की भी रीजनिंग बच्चे देने लगते हैं वहां पे। तो वही बात है, फैक्चुअल चीज है, पता ही होनी चाहिए।
भाई नेहरू जी सेकुलर थे, लेकिन संविधान नेहरू जी ने नहीं बनाया, संविधान तो अंबेडकर जी ने बनाया। तो इसका मतलब अगर संविधान में अंबेडकर जी ने सेकुलर नहीं डाला, तो आप मान के चलिए कि फिर नेहरू जी कैसे रहे होंगे, न्यूट्रल। तो फिर आप नेहरू जी की छवि सेकुलर बना रहे हैं, तो फिर अंबेडकर जी की न्यूट्रल बना लीजिए। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अंबेडकर ने तो सेकुलर वर्ड नहीं डाला, किसने डाला, इंदिरा गांधी ने। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी नेहरू जी से ज़्यादा सेकुलर थी। अब बच्चा जो भी रीजनिंग दे के एग्जाम में तो गलत कर रहा है ना, तो हमको वो नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। नेहरू जी सेकुलर थे तो रहे होंगे। संविधान किसने बनाया, अंबेडकर ने, तो अंबेडकर को फिलहाल आप न्यूट्रल मानिए। इसका मतलब अंबेडकर ने सेकुलरिज्म नहीं डाला है। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, जो वेस्ट में डेफिनेशन है, कि जो स्टेट है वो रिलीजन में एंटर नहीं करेगा। मतलब तुमको अपना रिलीजन कैसे फॉलो करना है, इबादत करना है, तुमको दुआ सलाम करनी है, पूजा पाठ करनी है, चर्च जाना है, जो मर्जी करो, उससे स्टेट को मतलब नहीं होगा। मतलब सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये होता है वेस्ट में फंडा। इंडिया में क्या है, उल्टा चलता है। इंडिया में कहता है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, हम और तुमको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। कि तुमको कोई आरती निकालनी है, विसर्जन करना है, गणेश गणेश जी का होता है ना वो सब, उसमें तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दुर्गा पंडाल लगेगा, उसमें सपोर्ट करेंगे। तुमको हज जाना है तो हम सब्सिडी देंगे, है ना। ईद ईद हो रही तो उसमें भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज देगी। तो वही है, तुमको जो भी तुम धर्म का पालन करना चाहते हो, उसमें जो सरकार है तुम्हारी मदद करेगी कि तुम अच्छे से अपने धर्म का पालन कर पाओ। तो ये पॉजिटिव डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, ये इंडिया में फॉलो होती है। और जो वेस्ट में फॉलो होती है स्ट्रिक्ट सेपरेशन, वो निगेटिव सेक्युलरिज्म है, वो वेस्ट में फॉलो होता है। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हमारे ये इंडिया में है। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28, जो प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। अब ये जब फंडामेंटल राइट देखेंगे तब देखेंगे। 25 बात करता है इंडिविजुअल रिलीजन को, इंडिविजुअल के लिए रिलीजन को फॉलो करने के लिए। 26 बात करता है टुगेदर, एक ग्रुप के रिलीजन, कैसे एक पूरा ग्रुप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। तो वो बातें उतना घुस के नहीं जाते हैं डीप डीप में, लेकिन एक बाय एंड लार्ज मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है, सबको अपने धर्म के पालन करने का आज़ादी है, और जो सरकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब देखो, फिर नेक्स्ट क्रेडेंशियल क्या है, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक तो हमें पता ही है कि क्या है, पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर मतलब सब कुछ जनता के द्वारा चुना गया निर्णय। जनता क्या होगा, पहले चुनाव होगा, चुनाव से पहले प्रचार होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दे धरेगी उसके बेसिस पे जनता वोट देगी। अगर वो कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत के आ गई, मतलब जनता चाहती है कि उसके जो मुद्दे हैं जो उसने उठाए हैं वो लागू किए जाएं, तभी तो मतलब जो जनता है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रही। तो इस बात को कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के आई है, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसको वोट दे रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वोट दे रहे हैं, यानी वो अब जो एजेंडा लागू करना चाहती है वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल की विश है। वो कैसे डिफाइन होगा, वोटिंग परसेंटेज से। अब जैसे कि करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, भाई उसको मुश्किल से 37% वोट मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें उसकी सरकार बन जाती। तो नेहरू जी के समय में तो 50-50% से ऊपर मिल जाता था। तो इसीलिए नेहरू जी के समय में भाई जो चाहो जैसे चाहो सरकार जो है संविधान में संशोधन कर देती थी। अब उतना पॉसिबल नहीं है। तो 37% पे फुल मेजोरिटी बना के आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास पॉपुलर सोवरेनिटी है। ये बात तो है कि आपके पास मेजोरिटी है, लेकिन पॉपुलर सोवरेनिटी तो नहीं है दोस्त। वो तब आएगी जब 50% से ऊपर मेजोरिटी। तो इसीलिए फिर ये कुछ भी लाते हैं तो सीए पे विरोध हो जाता है, एनआरसी पे विरोध हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जनसंख्या तो आपके साथ नहीं है ना। 63% ने आपको नहीं चुना है, 37 ने ही चुना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इतनी बातें तो हमें पता है। अब देखो, डेमोक्रेसी भी दो टाइप की है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि मतलब हर मुद्दे पे तुमसे पूछा जाएगा। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन समझते हो, कोई बिल अगर पास हुआ तो उसको जनता के द्वारा भी दोबारा वोटिंग करके पास किया जाए। अब अपने भारत देश में 140 करोड़ आबादी है, अगर पार्लियामेंट के हर लेजिस्लेशन को भारत के एक एक नागरिक फिर से रेटिफाई करेगा तो फिर ऐसे तो देश चल ही नहीं पाएगा। तो ये कहाँ चलता है, छोटे देशों के लिए, जो अपने ये सिंगापुर तो नहीं, मतलब ये स्विट्जरलैंड, ये फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं, यहाँ पे होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि जो भी नियम पास हुए वो बार बार जनता से भी पूछ के उनको क्या कराया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। अब ये इनमें भी चार मेन चीजें होती हैं। क्या होती है, रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब जो भी निर्णय है वो जनता के सामने रखे जाएंगे, पूछा जाएगा कि क्या आप इससे सहमत हो। इनिशिएटिव, जनता खुद ही किसी मुद्दे को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पे नियम बनाया जाए। मान लो यार, पॉल्यूशन कंट्रोल पे नियम बनाए जाए। रिकॉल मतलब कोई आदमी है,
अब उसकी छवि खराब हो गई, कैसा भी वीडियो लीक हो गया, तो फिर वही है कि जनता कहेगी कि इस आदमी को हटाओ भाई, हमने गलत आदमी को चुन लिया, हटाओ। ठीक है, किसी पे करप्शन के चार्जेस प्रूव हो गए, जैसे मान लो बीच में अमित शाह पे प्रूव हो गए थे, या केजरीवाल पे प्रूव हो गए थे, या जो भी राहुल गांधी पे मान लो कल को हो जाए, तो फिर वो होगा कि इसको हटाओ। ठीक, ये बात। प्लेबिसाइड भी वही है कि भाई किसी मुद्दे पे जनता से पूछा जाए, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाता है कि खास तौर से टेरिटोरियल जब डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनके लिए प्लेबिसाइड यूज होता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये हो गई डायरेक्ट। फिर हमारे यहाँ जो लागू होती है वो होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी दो तरीके की, एक तो पार्लियामेंट्री जो हमारे यहाँ है, जो ब्रिटिश में, एक है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल कहाँ है? फ्रांस में। और कहाँ है? अभी आपने देखा ट्रम्प जीत के आया यूएसए में। तो ये दो जगह प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, बाकी सब तो कुछ मतलब ऐसी चीज नहीं जो आपको ना पता हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे ही, जहाँ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर, जबकि प्रेसिडेंशियल क्या है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का फंडा है। लेजिस्लेचर बिल्कुल ही अलग, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ही, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जुडिशरी बिल्कुल ही अलग, दो तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है, जो डेमोक्रेटिक वर्ड है उस वो ब्रॉड सेंस में लिया गया। ब्रॉड सेंस मतलब डेमोक्रेसी का जनरल आजकल मतलब निकाल दिया गया कि बस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देख लो, उससे काम नहीं है कि बस वोटिंग किसके पास हो गया तो बस हो गई डेमोक्रेसी, ऐसे मतलब नहीं। ये तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। सोशल डेमोक्रेसी है ना कि कहीं सामाजिक अगर लेवल पे लोग बराबर नहीं तो रिजर्वेशन है ना, जिसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, तो वो सोशल। फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, तो मोदी जी किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। प्रेग्नेंट वुमेन्स को अलाउंस मिला है, आपको पता ही है, 2 बच्चों तक। ठीक है, तो 6 महीने की पेड लीव भी होती है। तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में। तो हमारे यहाँ सारे जो फंडे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादातर देशों से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हैं। तो इस चीज़ पे हमें गर्व भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हमारे यहाँ। अब इसके बाद क्या है कि ये जो सारे डायमेंशन है, ये अम्बेडकर जी ने अगर स्ट्रेस किए थे अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में। अब वही बात है कि ये सब याद करने वाले मुद्दे नहीं, इन पे सवाल नहीं बनेंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया तो मैंने इतना तो आपको सिखाया कि आपको ये सारी बातें फेस वैल्यू पे सही मानना है, क्योंकि जितनी भी स्पीचें हुई, आपको क्या लग रहा है यूपीएससी के एग्जाम में घुस घुस के एक स्पीच तो पढ़ेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जाने क्या क्या सारे अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग रहे हैं, उन्होंने बोला ही होगा अच्छी बात। तो उसको काट नहीं सकते एग्जाम कंडीशन में बैठ के, तो उसको सही ही मानना है। ठीक है, अब ये बातें हैं कि खाली अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे दी कि वोटिंग का हक दे दिया, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? खाली कि तुम्हें वोट देने की आज़ादी, तो तुम किसी को तो वोट दोगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेक्सस बना लें कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे ही नहीं। हम इनको जो मतलब ये दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, या घर बनवा रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं, ये तो हम बनवाएंगे ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब वही बात है कि अगर सबको लिबर्टी दे रहे हो लेकिन इक्वालिटी नहीं है, खैर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो फिर उस लिबर्टी का भी कोई मतलब नहीं है। अब ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अच्छा ये बात कहीं मेंशन है, देखिए ये कह रहा है ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रिनिटी, आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ए ट्रिनिटी। अब ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, इनको अलग अलग नहीं ट्रीट किया जा सकता। ये बात एग्जांपल से समझो। लिबर्टी बनना क्या होता है? जो आपका मन करे वो करने की आज़ादी। ठीक, अब मान लो किसी का मन करे एंटरप्रेन्योरशिप करने का, तो अंबानी के लड़के के पास तो पहले से ही पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो तो अपने पिताजी से मांगेगा यार, और नई फैक्ट्री डाल देगा, सक्सेस हो ही जाएगा। लेकिन कोई गरीब बच्चा है जिसका बैंक में खाता तक नहीं है, तो लिबर्टी तो उसको भी आज़ादी है बिजनेस करने की, उसके पास पैसा कहाँ है? यानी उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। इसका मतलब क्या वो दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं? नहीं। तो जब इक्वालिटी ही नहीं होगी तो लिबर्टी से कुछ नहीं होगा। अगर इक्वालिटी नहीं है तो फिर लिबर्टी से क्या होगा? जो मोर पावरफुल है, जिनके पास मोर रिसोर्सेज है, वही फ्लरिश करेंगे। जो लेस पावरफुल हैं या डाउन ट्रोडन है, फिर वो तो फ्लरिश कर ही नहीं पाएंगे। तो लिबर्टी बिना इक्वालिटी के भी कोई मतलब नहीं है। सेम फंडा फ्रेटर्निटी का है कि भाईचारा नहीं है, बस समानता है। तो फिर भाईचारा ही नहीं तो फिर इतना ज़्यादा सोसाइटी में डिवीजन होगा, तो फिर से एक पाकिस्तान, फिर से एक बांग्लादेश बन जाएगा। तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तीनों चीज़ें सिंक में होनी चाहिए। लिबर्टी का फायदा तभी जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इक्वालिटी भी हो, तो इसीलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयमेंट में भी, एजुकेशन में भी, समझ लो। और भाईचारा होगा तभी तो सोवरेनिटी इंटैक्ट रहेगी, तभी तो बाहर से हम पे कोई हमला नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर से अब्दाली वब्दाली आएंगे और कब्जा कर लेंगे देश में, समझ लो, या आतंकवादी हमले जो होते रहते, तो वही सारी फंडे हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। क्लियर है? तो ये बात हो गई कि वही बात है, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी। तो वही सारी बातें जो मैंने आपको समझा दी, ये सारी चीजें होंगी तब जाके हमारा एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर निकल के आएगा। ठीक है, अब
नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। अगर हम उसको चुन रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी होती हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, है ना, और उससे पहले प्रणब मुखर्जी सर थे। तो ये सब क्या है, चुन के आए हुए प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है चुनने का। तो उस देश को बोलते हैं रिपब्लिक, जहाँ पे भी जिस भी पॉलिटी में हेड ऑफ द स्टेट चुन के आए। अब जैसे अंग्रेज वहाँ पे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की, राजशाही परिवार है, तो उन्हीं के परिवार के लोग बार 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 चुन के आएंगे, तो मोनार्की, ठीक, क्विंग और क्वीन। तो उस तरीके की रिपब्लिक को बोलते हैं मोनार्की, और जो इंडिया में है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो बस इतना ही फर्क है। जैसे यूएसए में भी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो वहाँ क्या है, रिपब्लिकन, ठीक है, करेक्टर। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की, जस्टिस। अब देखो जस्टिस हमने पढ़ा था 3 टाइप के हैं, कौन से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो तीनों ही इंश्योर होना जरूरी है। अब एक बात, ये कहाँ से हमको मिला था, रशिया से। दूसरी बात, तीसरी बात, अब ये जो प्रोविजंस हैं, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट्स में है, अफर्मेटिव एक्शन की बात हुई। डीपीएसपी में कैसे राइट्स हैं, तो भाई वहाँ पे सोशल जस्टिस की बात हो रही है कि नहीं, कि इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, वर्कर्स को पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये तो बात है ही है। इकोनॉमिक राइट्स भी है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल, वो जो वर्किंग आवर्स हैं, तो फिर सबके समान पेमेंट होनी चाहिए। तो ये सब डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में मेंशन है कि नहीं है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऑलरेडी मेंशन है विस्तार से, एलेबरेट तरीके से, कहाँ, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में। पॉलिटिकल वाले फंडामेंटल राइट्स में, सोशल इकोनॉमिक वाले डीपीएसपी में, ठीक है। और ये चीज़ें बार बार पूछी भी जाती हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम देखेंगे, तो जैसे देख रहे हो सोशल जस्टिस क्या है, मैंने बता ही दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, पता ही है, ये तो कॉमन सेंस से पता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने को है नहीं। कि सोशल जस्टिस क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, या डाउन ट्रोडन हैं, या वनरेबल सेक्शंस हैं, उनको स्टेट की तरफ से कुछ सहारा भी दिया जाएगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए, और किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ठीक। इकोनॉमिक जस्टिस में भी वही, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और जितना हो सके इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश की जाएगी। कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जानते ही हो कि स्टेट के पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, सरकार के पास, तो इतना सारा टैक्स कलेक्ट होता है, बजट 45 करोड़ होता है, तो कम से कम 10 लाख करोड़ तो वेलफेयरिज्म में जाता ही ना। सिर्फ सब्सिडी किसानों को 2 लाख करोड़ से ऊपर की हो जाती है कि नहीं, फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी ज़्यादा होती है 1.5 लाख करोड़, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप समझ ही रहे हो। फिर उसके बाद आयुष्मान, फिर उसके बाद अन्न योजना, फिर घर के लिए, फिर पानी के लिए, मोटा मोटा 10-15 लाख करोड़ रुपए तो इसी में चला जाता है। तो वो क्या है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस तो पता ही है भाई। अब देखते नहीं हो कि आजकल सारे जो ये हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये महिलाओं के नाम पे बोलते हैं कैश ट्रांसफर। तो वो वही है, एक तरीके से महिलाओं की आवाज़ जो इतने सालों तक दबी रही, अब महिला वोटर ज़्यादा वोट करती हैं, और फिर कंसोलिडेटेड वे में करती हैं, और इकोनॉमिक चीज़ को ध्यान में रख के करती हैं। ज़्यादातर पुरुष तो पता नहीं किस चीज़ पे चला जाता है, महिला वोटर अपना इकोनॉमिक मुद्दे पे अड़ी रहती। तो इसीलिए अब लोक लुभावनवाद में सारी पार्टियां क्या करती हैं, महिलाओं को लेके, लाडली बहन, ये बहन, वो बहन। पता है कि महिला एक बार अगर हमारी तरफ आ गई तो रहेगी लॉयल भाई। तो वही बात है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो आइडियल ऑफ जस्टिस तो हमें पता ही 3 तरीके के हैं, और कहाँ से लिए हैं, रशियन, ये हमें पता था। और उसी तरीके से लिबर्टी, लिबर्टी मतलब जो आप करना चाहो परसू, उसको परसू कर पाओ। कि आपका आपका मन है डांसर बनो, डांसर बनो, सिंगर बनो, क्रिकेटर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, वकील बनो, जो करने का मन है वो करो। हाँ, लेकिन लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आपका मन करे तो किसी के जाके झापड़ मार दो, किसी के गाली दे दो, मुंह पे थूक दो। हर चीज के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ, आर्टिकल 19 में, रीजनेबल। ये मतलब नहीं कि गाली दे दो और जज साहब के जाके कॉलर पकड़ लो। तो वही लिबर्टी मतलब अपने टैलेंट को परसू करने की, विदाउट इंटरप्टिंग एनी अदर्स। उसके फंडामेंटल राइट्स के हनन नहीं करने हैं, है ना, सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स का आपको ट्रांसग्रेशन नहीं करना है, तब अपनी लिबर्टी को फॉलो करना है। तो ये मोटा मोटा मुद्दा हमको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसको भी हमने ड्राइव कहाँ से किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक। अब इक्वालिटी तो हमें पता ही है कि कोई भी किसी भी क्लास को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। लेकिन जो वीकर सेक्शन है उसको तो हमको अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट का सपोर्ट लगेगा, ठीक। तो ये दोनों ही चीज़ें इक्वालिटी में आती हैं, स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं, लेकिन जो वनरेबल हैं उनको थोड़ा सा अलग से हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये प्रेमबल क्या कह रहा है कि
किस तरीके की इक्वालिटी होती है, तो ये 3 तरीके की होती हैं। अब एग्जाम में अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में दिया, तो गलत हो जाएगा फैक्चुअल कि ये जो इक्वालिटी, ये कितने तरीके की, 3 डायमेंशन, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। अब वहां पे अगर सिविक दिमाग में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो पता ही होना चाहिए सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। बाकी सब आप कॉमन सेंस से कर लोगे, तो यानी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस फैक्ट को आपको नोट्स में हाईलाइट करना ही होगा कि तीनों डायमेंशन हैं, और ये तीनों डायमेंशन कौन से हैं। बस हर चीज नहीं रटनी, वो टेक्स्ट रटना है प्रियम्बल का, ये रटना है। बात समझ में आई? अब इसमें भी इक्वालिटी हमें पता है, ये तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही दिया है कि 14 से 18 तक है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम है 19 to 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 24, तो पता ही है हमें वो सब, कुछ नया नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल, ये सब तो फिर फंडामेंटल राइट से हमें पता ही है। तो ये बात हो गई, ठीक। अब पॉलिटिकल वाली बात आती, तो पॉलिटिकल वाली बात क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, कहाँ पे लिखा है भाई? आर्टिकल 326 में, ठीक, कि सबको एक वोट देने की आज़ादी है, बराबर 1। फिर कोई भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रोल में, रिलीजन, तो ये वाली बात भी है। और मेन चीज क्या है? आर्टिकल 326, इसको आप फ्रीक्वेंटली मेंस में कोट करते हो। प्री के लिए सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल 39 में क्या लिखा है, क्या है? सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को दिखा रहा है कि नहीं भाई? इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वही अभी जिसकी बात हो रही थी, ठीक है। अब फ्रेटर्निटी क्या है कि भाईचारा होना चाहिए। अब देखो, यही बात है कि अगर नहीं पता है तो फिर एग्जाम में तुक्का लगेगा, कि पूछ लेगा कि फ्रेटर्निटी कहाँ रिफ्लेक्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 ऑप्शन देगा कि डीपीएसपी में होती है, कि फंडामेंटल राइट में होती है, कि प्रीएम्बल में होती है। तो स्पेसिफिकली जब लक्ष्मीकांत में बोल ही दिया है कि फ्रेटर्निटी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी में, जब वो क्या बोलता है? प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट। अब नहीं पढ़ के जाओगे और ये चीज पहले से नहीं पता है, वहां पे दिमाग घूमने लगेगा, और वहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम प्रेशर में। एग्जाम प्रेशर में ये बात डिड्यूस नहीं हो सकती, फिर तो लगेगा यार इतने फंडामेंटल राइट है, कहीं तो भाईचारा आ ही रहा होगा, इतनी डीपीएसपी, कहीं तो भाईचारा आ ही रहा होगा, फिर पेन जो है वो ऑल की तरफ बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि पॉलिटी और इकोनॉमी फैक्चुअली रूप से इतना ज़्यादा रिलीजियसली करके जानना है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने, जो चीज़ वर्बटम लक्ष्मीकांत से उठ के आ रही है। तो कहाँ मेंशन है फ्रेटर्निटी? अलग से मेंशन है, कहाँ? फंडामेंटल ड्यूटी 51 है, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक, पता ही होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये फ्रेटर्निटी वाली बात तो हो गई। अब फ्रेटर्निटी में 2 चीज़ें थी, क्या? यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो हमें फिर से रिकॉल होना चाहिए कि इंटीग्रिटी कब ऐड हुई थी? 1976 में। अब के एम मुंशी क्या कह रहे हैं, वो एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने फ्रेटर्निटी भी डिस्कस कर दी, सब कुछ ही डिस्कस हो गया है। अब ये आर्टिकल 1 तो हम शुरू में पढ़ ही लेते हैं, तो हमें पता है कि फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, और इंडिया क्या है कि पता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक। अब सिग्निफिकेंस हमारे प्रियम्बल क्या है? अब यही बात समझने वाली कि के एम मुंशी क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पंडित ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल क्या करता है? बेसिक फिलोसफी बताता है कि पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कह रहे हैं? एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली चीज़ें समझने वाली होती हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप पढ़ोगे भी और पीआईक्यू एनालाइज करोगे तो समझ जाओगे। ये सब मेंस के लिए रेलिवेंट है। अब मेंस के लिए जब हमने पालकी वाला को पकड़ लिया तो वो भी हर चीज़ नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट, अब प्रियम्बल मोस्ट प्रेशियस पार्ट है, की टू कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये सब चीज़ें जो दे रखी है ना, कि ये की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब बातें आती एक तो मेंस में, और दूसरी अगर बिल्कुल ही पीएसआईआर ऑप्शनल है तब काम आएगा कि अच्छा अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा, है ना, हिदायत उल्लाह ने क्या कहा। वरना एज सच हमारे लेवल का जो काम होना था वो हो गया है। ये अब प्री के लेवल से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इतना मेंस में भी कोट नहीं कर सकते हो। एक जूरिस्ट को कोट करना है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आप मेंस में भी, एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, ठीक है। अब प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट आ गया कि प्रियम्बल पे ही सवाल आ गया, तो आपको अगर ये केस कोट कर दोगे, क्योंकि पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपने डाला जैसे ही अपने पेपर में, मान के चलो आपके 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए तुरंत, तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था? साफ साफ बोल दिया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नहीं है वर्ड याद रखना है। अब बोला तो बहुत कुछ है कि वो ये है, वो है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलटी मार ली, पलटी मार के क्या बोला कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं दिया होगा प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर जाके LIC ऑफ इंडिया केस आया जिसमें फिर बोला कि ये पार्ट ही नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, कहीं लिखा होगा ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मेंस आएगा तो ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बेरूबारी यूनियन में तो बोला पार्ट नहीं है, केशवानंद भारती में बोला पार्ट है, LIC ऑफ इंडिया में बोल दिया अब तो इंटीग्रल पार्ट है भाई साहब, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इतनी बातें अगर हमें पता है हमारा काम चल जाएगा, ठीक। अब वही बातें, बाकी तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे पूछा जाएगा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कि दो इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेम्बल से रिलेटेड हमको नोट करनी है वो क्या है। पहली चीज कि प्रेम्बल अपने आप में ना तो पावर का कोई सोर्स है और ना ये कोई प्रोहिबिशन लगाएगा पावर पे, ठीक। कोई प्रियम्बल से किसी को पावर नहीं मिल रही है और ना ही ये पावर के रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। दूसरी बात, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। DPSP भी नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल है, और इसी लाइन के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा जो PYQ में आया है, क्या कि इट इज नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, यानी एनफोर्स नहीं करवा सकता कोई लॉ इससे, तो नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रियम्बल में जो विजन दे रखा है उसको लागू ना करे तो उसके खिलाफ कोई केस वेस नहीं हो सकता है, उसमें फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे क्योंकि वो जस्टिसेबल है। तो अगर प्रियम्बल का हनन नहीं हो रहा है तो कोई केस नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई मुद्दा नहीं जाएगा। अब देखिए अमेंडेबिलिटी, पहले तो जैसा कि मैंने बताया पहले अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन केशवानंद भारती केस में, ठीक है, ये देखो ये है, इट वॉज अर्ज दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये सब गया कि आर्टिकल 368 कहता है कि भाई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो बेसिक फीचर, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, इसमें कहीं तो लिखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप प्रियम्बल को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो विदाउट ऑल्टरिंग इट्स बेसिक फीचर्स, उसके बेसिक फीचर्स को आपको ऑल्टर नहीं करना है, लेकिन अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अमेंडमेंट कर सकते हो। तो इसी वजह से आज तक ये प्रियम्बल है जो ओनली वंस अमेंड हुआ है, कब 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोल दिया था कि ठीक है प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस वजह से फिर उसको किया जा सकता है, क्या अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बातें। अब देखो जितना भी हमने स्टैटिक पार्ट था क्वेश्चन का वो कवर कर लिया है इस चैप्टर का प्रियम्बल। अब इससे रिलेटेड जो PYQs आए हैं उनको देख लेते हैं। एक तो ये 2021 में डायरेक्ट ही क्वेश्चन जिसकी बात मैं कर रहा था लिफ्ट होके आया था कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950। तो हमें पता है ये जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है ये तो बाद में आया। कब आया, इंदिरा गांधी ने लगाया इमरजेंसी के बाद, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी सोशलिस्ट सेकुलर, वहाँ पे 3 वर्ड्स थे तो ये हो नहीं सकता, तो यही स्टेटस था। तो इसीलिए अगर वो डब्बे में जो लिखा है वो नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया आंसर। वही जो लड़का कह रहा था नेहरू जी तो सेकुलर थे, तो 1950 में नेहरू जी उसको सेकुलर दिख रहे थे, तो वो अब वो COD में आ गया। तो ये सब नहीं ब्लेंडर करने में, ठीक है। हमारे लिए नेहरू जी सेकुलर हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो अंबेडकर जी तो न्यूट्रल हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखो पहले तो हम ये देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। आजकल कुछ ऐसे रैंडम सवाल आ जाते हैं, अब इसके लिए कोई रिकमेंड कर देगा ये बुक वो बुक, कुछ नहीं। हमने प्रियम्बल में जितने कीवर्ड्स पढ़े हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए क्या है, मैं बार बार दोहराते हूँ, क्या, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी वर्ड से इस सरकार को बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हमको ये देखना है कि जब भी हम कभी फंस जाएं तो जो चीज़ सोवरेनिटी प्रमोट कर रही है वो सही है, जो चीज़ सोवरेनिटी का हनन है तो वो UPSC के एग्जाम में गलत होगा। स्टेट की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक स्टेट पीपल से बनता है, टेरिटरी से बनता है, जुडिशरी से बनता है, फला चीज़ें से, 5 चीज़ें तो हैं ही स्टेट में। उनमें हमारे UPSC के एग्ज़ाम में आज के कंटेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सोवरेनिटी। तो इन 4 ऑप्शन में जहाँ भी सोवरेनिटी दिख रही होगी वही सही ऑप्शन होगा। पहला पढ़िए, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, तो कम्युनिटी आ गई जैसे मैंने बताया था। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, तो ये टेरिटरी भी डिजाइन हो गई, तो नेशन स्टेट का फंडा आ गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मिल गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, सोवरेनिटी,
ठीक, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, तो वो तो होगी। तो हमको सोवरेनिटी मिल गया, तो अब क्योंकि सोवरेनिटी मिल गया तो उसके बेसिस पे देखो हमने डिफाइन कर दिया बेस्ट मीनिंग ऑफ स्टेट। बाकी आप चारों ऑप्शन कहीं पढ़ लेना, आपको सोवरेनिटी जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये बात होती है कि जब आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा डायरेक्ट प्रीएम्बल का पार्ट नहीं बना, लेकिन प्रीएम्बल में सोवरेनिटी है, और इस वजह सर इतना ज़्यादा सोवरेनिटी बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट गवर्नमेंट के हिसाब से ही थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको प्राइमा फेसी देख के लगेगा एनवायरनमेंट का है, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं है सिलेबस, ठीक है ना। जीएस अगर जीएस के हिसाब से डिवाइडेड है तो जीएस 2 में तो क्या खाली पॉलिटी तो है नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, साथ में और भी है, गवर्नेंस वाली चीज़ें, वेलफेयर है, सोशल जस्टिस है। तो उसी तरीके से भले ये लगे कि एनवायरनमेंट का, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे ये सोवरेनिटी और ये सारे फंडे लगेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, पहला स्टैंडर्ड, राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, तो ठीक है अच्छी बात है। एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर करेगा कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। अब इस क्वेश्चन के सोल को पढ़ना समझना, इस स्टेटमेंट के कह रहा है कि यूएन हैबिट, एक तो यूएन भी नहीं, यूएन कहीं भी कोई सब ऑर्गेनाइजेशन, वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की हैबिटेट मॉनिटर करेगी क्या, कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री। तो भाई ये सोवरेनिटी पे हमला है कि नहीं, यूएन की हैबिटेट मॉनिटर करेगी कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री, ईच से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने प्यारे भारत से मतलब। तो भारत के कंट्री के कमिटमेंट्स को भी मॉनिटर अगर यूएन हैबिटेट करेगा तो ये भारत की सोवरेनिटी पे हमला है कि नहीं। तो यूपीएससी के एग्जाम में जब भी भारत की सोवरेनिटी पे हमला होगा वो स्टेटमेंट गलत बन जाएगा, ये बात हमें समझनी है। बाकी चीज़ों से अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा मतलब नहीं है, हमें ये बात ध्यान रखना कि भारत की सोवरेनिटी पे हमला नहीं होना चाहिए। अब यूएन हैबिटेट देखेगा कि हमारे यहाँ कैसे हो रहा है, तो हमारी सरकार किसके लिए है, जिसको जनता ने चुना है, जनता ने तो पॉपुलर सोवरेन गवर्नमेंट चुनी है ना, पॉपुलर गवर्नमेंट यही तो बोलते हैं, पॉपुलर वोट। तो अगर हमने ही चुन ली अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट तो फिर ये क्यों मॉनिटर कर रहा है, हमारी सरकार नहीं कर सकती क्या। तो बस यही बात है, तो ये गलत कर दो। खैर सेकंड भी देखोगे तो राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक, तो ये क्या दिखा रहा है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की रिक्लेम पब्लिक स्फीयर, है ना, हाना आर्डेंट भी यही बोलती थी। खैर चलो वो पीएसआईआर का है, बट देखो ये डेमोक्रेसी दिखा रहा है ना, सिविक एंगेजमेंट, कि जैसे सीए के खिलाफ जनता ने विरोध कर दिया, एनआरसी के खिलाफ विरोध कर दिया, तो ये वही दिखा रहा है डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल। एक किसान आ गए थे बॉर्डर पे, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, तो वही बात है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो अब हमारे जो यही प्रेम्बल के पार्ट का ये क्या चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, राइट टू द सिटी मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू अनऑथराइज कॉलोनी, तो ये डेमोक्रेसी ही तो है कि अगर स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक सर्विस या फैसिलिटी को, भले ही अनऑथराइज कॉलोनी में हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। डाउन ट्रोडन जो है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, अनऑथराइज कच्चे स्लम में रह रहे हैं, तो अगर स्टेट उनको मना कर दे कि नहीं हम तो तुमको ये आयुष्मान भारत नहीं देंगे या फिर ये एलईडी उजाला बल्ब नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे चलेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, डिनाई नहीं कर सकता, तो ये तो डेमोक्रेटिक फीचर है, ये भी डेमोक्रेटिक फीचर। और ये क्या है, सोवरेनिटी पे हमला। इतने डेप्थ में जब आप पढ़ते हो तब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, असली सोल ये है, ठीक है। नेक्स्ट और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोल, अब ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, देख के लग रहा है रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, अब जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अंडर रामसर कन्वेंशन, अब रामसर कन्वेंशन तो हमको पता ही 1973 में आया, ईरान की सिटी के बेसिस पे। इट इज मैंडेटरी, लैंग्वेज पढ़ो, मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स एंड द टेरिटरी। दिख रहा है, दिख रहा है, कोई कन्वेंशन है, ट्रीटी भी नहीं है, कोई ट्रीटी भी नहीं, बस कन्वेंशन मात्र है। उसने मैंडेटरी कर दिया है भारत की सरकार के पे कि तुम ऐसा करोगे ही करोगे। अब भारत की सरकार को चुना किसने, हमने और आपने, जनता ने, जनता की नौकर है वो, ये तो समझ में आता है। क्या ये रामसर कन्वेंशन की भी नौकर है क्या, नहीं। ये क्या दिखा रहा है, ये स्टेटमेंट भारत की सोवरेनिटी पे हमला। तो मैंने जैसा कि कहा था, जब जब भारत की सोवरेनिटी पे हमला होगा यूपीएससी के एग्जाम में, वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, गलत। अब आप इसको एनवायरनमेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए, आप इसको प्रियम्बल के सोवरेनिटी से लिंक कीजिए। प्रियम्बल के सोवरेनिटी से लिंक करोगे, पहला गलत करोगे, अब बाकी दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, देखो आंसर आ गया, वन गलत, वन गलत, 2 और 3 में ये तो पता ही है कि 3 सही, बस अब आपको 2 पढ़ना काम हो गया। तो ये होता है ताकत, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये भी सवाल आया है।
अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट। अब देखो मैंने कितनी बार बताया कि ये ऐसे लूज वर्ड्स होते हैं, रिफ्लेक्ट, इन्फ्लुएंस। तो भाई रिफ्लेक्ट तो हर चीज दिखेगी ही, चाहे पॉजिटिवली चाहे निगेटिवली। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये तो नहीं कह रहा पॉजिटिव या निगेटिव, अब कभी भी कह देगा कि बस ये इन्फ्लुएंस करता है। कौन सी चीज किसको इन्फ्लुएंस करती है? रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट तो हो ही जाएगा, 5%, 1%, 2%, 90%। फुल्ली तो नहीं रिफ्लेक्ट की बात हो रही, तो रिफ्लेक्ट तो हर चीज हो ही जाती है हर जगह। अब देखो जरा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन ऑफ यूडीएचआर। तो अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कह ही रहा है ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट्स में क्या जस्टिस नहीं आएगा? प्रेम्बल में जस्टिस तो लिखा है ना, तीनों प्रकार के लिखे, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो किसी प्रकार का भी ह्यूमन राइट्स क्या जस्टिस अगर प्रमोट कर रहे हो तो क्या प्रेम्बल में नहीं है? बिल्कुल है। डीपीएसपी में तो वो तो है ही, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना, कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए ये होना चाहिए, या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो वो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है क्या? तो वो तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में तो सारी चीजें हैं ही, उसमें क्या ही बात करें। तो वही बात है, हर जगह ह्यूमन राइट्स की। फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स को बोला गया ना कि बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दो, तो वो तो ह्यूमन राइट्स हो गए ना बच्चे के, हो गया काम खत्म। तो ऐसी चीजें तो हमेशा रहती, तो ये लिंक करके भी दिखा रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन हमने प्रियम्बल पढ़ा, तो प्रियम्बल से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रियम्बल ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट हैज नो लीगल इफेक्ट? ठीक, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो लीगल इफेक्ट। ठीक, आगे बढ़ो, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब देखो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तभी तो अमेंडमेंट अलाउ किया, तो नॉट तो नहीं हो सकता। ठीक, एक बात, अब ये जो कह रहा है कि हैज सेम लीगल इफेक्ट, तो हमने वहां पे एक लाइन क्या पढ़ी थी? इट इज नॉन जस्टिसेबल, पढ़ी थी ना, नॉन जस्टिसेबल। तो अगर नॉन जस्टिसेबल है तो इसका मतलब इसका लीगल इफेक्ट तो नहीं होगा, तुम कोर्ट कचहरी में तो नहीं जा सकते, तो ये तो बात नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन लेकिन अब क्या है, बात फंस गई इन दोनों में, ए और डी में। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी है बट हैज नो लीगल इफेक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट तो है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये ज्यादा अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट कर रहा है। ठीक, जस्टिस की बात तो प्रियम्बल में भी है, और प्रियम्बल क्या है? सिर्फ एक ओवरव्यू। तो अंदर भी अगर फंडामेंटल राइट में वो बात है जस्टिस की, पॉलिटिकली ही जस्टिस क्यों ना हो, तो फिर अपने आप में तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये बात सही है, ये बात यहाँ तक भी सही है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट के हनन के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो एक तरीके से वो फंडामेंटल राइट में जो बात लिखी वो प्रेम्बल में भी तो लिखी है, तो वो चीज लागू हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है। तो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। खाली प्रियम्बल के बेसिस पे अगर तुम कहो तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात जो प्रियम्बल में लिखी, वही बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? फंडामेंटल राइट्स में भी लिखी है। तो इसीलिए ये वो बात को लागू कर रहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अगर वो चीज फंडामेंटल राइट को भी लागू कर रही है तब ये सेंटेंस मेक्स सेंस। ठीक है, तो हमने जितने पीवाईक्यूज थे उनका भी एनालिसिस कर लिया। तो कोर एनालिसिस करके हमें ये पता चला मोटा मोटा, एक तो वो बॉक्स जो है उससे क्वेश्चन आते हैं, और भी प्रीवियस ईयर 20 साल के जाके करोगे तो ये पूछ लिया जाता है भाई कि वही बात है कि ये फला कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। तो इसीलिए अब हम जरा अगर एक क्विक रिकैप करते हैं कि जहाँ से हमने ये स्टेट अपना शुरू किया था, प्रियम्बल वाला, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये कहाँ से आया था? 42nd अमेंडमेंट से आया था। उनमें कौन से 3 वर्ड्स हुए थे? ये, क्या भारत पहला देश है जिसने प्रियम्बल लागू किया? नहीं, अमेरिका है। इसके बाद इस बॉक्स में जितनी चीजें दी हैं सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर ये इंग्रेडिएंट्स वाली बातें पहले ही कवर हो गई, तो इसमें कुछ नया हमको नहीं मिलेगा, नहीं देखने की जरूरत। फिर ये जो कीवर्ड्स हैं, क्या एक एक चीज हमें घुस घुस के पढ़नी? नहीं, हमें सॉवरेन पहले से पता है, एक बेसिक आइडिया है, तो उसको अब हमें अंदर से जाके नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यूएन का अगर भारत मेंबर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो उससे तो इतनी चीजें बस हाईलाइट होनी चाहिए और दिमाग क्लिक कर देना चाहिए रिवीजन में कि हाँ भाई हमें पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट था। फिर सोशलिस्ट वाली बात कि भारत जो है, सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड हुआ? 42nd। अब वो पूछ लेगा लेकिन भारत में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, तो क्या सोशलिस्ट क्रेडेंशियल खतरे में? तो नहीं, मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी में तो अभी भी सोशलिज्म है ना, तो पूरी तरीके से सोशलिज्म को अबॉलिश नहीं किया है। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, प्लस ये पता होना चाहिए 1976 में ऐड हुआ था। सेम चीज गोज विद सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म भी 42nd 1976 में आया था।
ठीक है। बाकी हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और निगेटिव कॉन्सेप्ट देख ही लिया, तो ये तो आप कर ही लोगे। डेमोक्रेटिक में भी हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ कैसा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी तो है, लेकिन दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है हमारे यहाँ। कैसी है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन सी दो तरीके की होती है? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, हमारे यहाँ ये वाली है। यूएस से जनरली कंपेयर होता है, यूएस में कैसी है? प्रेसिडेंशियल है। ठीक है, काम खत्म। तो इतना इतना मोटा हमको पता होना चाहिए। अब उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, सोशल डेमोक्रेसी, ये सब तो हो ही जाते हैं, रन टाइम पे बन जाते हैं ये स्टेटमेंट, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इनको इतना नहीं पढ़ना। फिर रिपब्लिक किस टाइप का होता है पता होना चाहिए। मोनार्की, रिपब्लिक, मोनार्की एंड रिपब्लिक। हमारे यहाँ कैसा है? रिपब्लिक। ब्रिटेन में कैसा है? मोनार्की। इतना पता है, हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। जस्टिस तीन तरीके के दिए हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। फिर आएगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और इन तीनों की बनती है ट्रिनिटी। तीनों साथ में होंगे तो ही चलेगा। और फिर ये हमने लिया किससे है? तो हमें पता होना चाहिए, फ्रांस से। ठीक है, अब ये बात हो गई। सिग्निफिकेंस का हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है, मेंस में काम आएगा। फिर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाँ पार्ट है। कब? ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि केशवानंद भारती केस में पूछा था। पता होना चाहिए आज के समय में स्टेटस क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब मेंस लिखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोट करके आएंगे तीनों। कौन से? बेरूबारी यूनियन, केशवानंद भारती, एलआईसी इंडिया ऑफ केस। ठीक। फिर ये पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉन जस्टिसेबल है, और ये वाला भी कि ये ना ही सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि ये लाइन एज इट इज पीवाईक्यू में आई है, ये ना ही सोर्स ऑफ पावर है और ना ही ये कोई प्रोहिबिशन है। इतनी चीजें अगर हमने कर ली हैं, और हमें पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई प्रियम्बल को भी एडिट किया जा सकता है, तब हम मान के चलेंगे कि हमारी तैयारी जो है पक्की हो चुकी है। तो आप देखोगे कि सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपके जो नोट्स होंगे, जो हाईलाइट होगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। तो आज का सेशन आई नो काफ़ी लेंदी था, बट आई होप काफ़ी फुलफिलिंग और पॉजिटिव रहा होगा ये सेशन, और आप इससे कुछ फीडबैक्स ले पाओगे कि किस तरीके से आइडियल तरीके से एक चैप्टर को पढ़ा जाता है। फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू किए जाते हैं, जो लिंक होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। फिर उनके बेसिस पे जो हमारे लास्ट दिन के रिवीजन होते हैं और नोट्स होते हैं, वो बनते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड थैंक यू वेरी मच।